देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जियोग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस चल रही है। तो उसमें हमारा टॉपिक है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं जलवायु विज्ञान के। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो पिछले 2 लेक्चर देख लें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जलवायु विज्ञान क्या है, फिर पृथ्वी में गैसें कहाँ से आई, और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वायुमंडल का संगठन पढ़ा था, जलवायु और मौसम क्या है, ये सारे टॉपिक पढ़े थे। तो आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, ये हमारा टॉपिक आज का है। तो वायुमंडल की संरचना में देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें लॉ ऑफ डेंसिटी स्ट्रैटिफिकेशन, लॉ ऑफ डेंसिटी स्ट्रैटिफिकेशन, इसको क्या कहते हैं? घनीभूतीकरण का नियम। घनीभूतीकरण का नियम अथवा घनत्व स्तरीकरण, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डेंसिटी स्ट्रैटिफिकेशन या घनीभूतीकरण का नियम अथवा घनत्व स्तरीकरण। देखिए होता क्या है, पहले आप लिख लीजिए, इसमें थोड़ा लिखिए। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना 2 नियमों पर आधारित है। वायुमंडल की संरचना 2 नियमों पर आधारित है। नंबर पहला लिखिए, घनीभूतीकरण का नियम। घनीभूतीकरण का नियम अथवा घनत्व स्तरीकरण, डेंसिटी स्ट्रैटिफिकेशन। घनीभूतीकरण का नियम अथवा घनत्व स्तरीकरण, जिसका अर्थ है घनत्व के आधार पर, अथवा गैसों के द्रव्यमान भार के आधार पर, संस्तरीकरण। चलिए देखते हैं। ये हो गया। ये हो गया, ये 0 किलोमीटर हो गया। ये 90 किलोमीटर। बी हम यहाँ मान लेते हैं इसको, ए नंबर ये हो गया, बी इसको मान लेते हैं क्या है? सममंडल। अब सममंडल क्या है? गैसों का समरूपी मिश्रण। सममंडल यह है गैसों का समरूपी मिश्रण। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी यहीं पर लागू होता है सममंडल में। तो ये भी होगा सममंडल। इसको आगे अभी पढ़ेंगे, तो पहले ये देख लेते हैं 90। अब देखिए इसमें क्या है, जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ हमारे अर्थ में, जो ज्वालामुखी से गैसें निकली, तो उसमें सबसे हल्की गैस सबसे ज़्यादा ऊपर उठेगी। तो उसका गैसों की परत, गैसों का
संस्तर बना है। उनके घनत्व के आधार पर, गैसों के घनत्व के आधार पर, गैसों के द्रव्यमान भार के आधार पर उनका संस्तरीकरण बना है। तो हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर उठेगा, मतलब जो हल्का होगा वो ऊपर उठेगा। फिर हो गया हीलियम, ये 90 किलोमीटर से लेके 3200 किलोमीटर तक ये है। 90 किलोमीटर से लेकर 3200 किलोमीटर तक इसे बोलते हैं हम विषम मंडल। इसे बोलते हैं हम विषम मंडल, 90 किलोमीटर से लेके 3200 किलोमीटर तक। तो पहले हो गया हाइड्रोजन, फिर हीलियम गैस हो गई, फिर हो गया हमारा ऑक्सीजन, एटॉमिक हो गया, फिर हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, फिर हो गया नाइट्रोजन एटॉमिक हो गया, फिर हो गया नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर हो गया। देखिए इसमें ये है घनत्व के आधार पर, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो स्वाभाविक रूप से वो नीचे बैठेगा, गैस में घनत्व जिसका ज़्यादा होगा वो नीचे। अब देखिए इसमें नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन का परमाणु भार क्या होता है? ऑक्सीजन या ऑक्सीजन गैस से कम है। तो यह नीचे कैसे है? ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन का इसके भार से अगर हम निकालें इसको नाइट्रोजन का, तो ये कम रहता है। तो ये नीचे क्यों है? ये संस्तर नीचे क्यों है नाइट्रोजन गैस का या नाइट्रोजन एटॉमिक का? इसका संस्तर ऑक्सीजन से नीचे क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो नाइट्रोजन से तो अधिक है ना। क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि यूवी रेज जो होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें के द्वारा ये आयनीकृत होने के बाद, जब अल्ट्रावायलेट किरणें, यहाँ पर सूर्य की जो किरणें अल्ट्रावायलेट किरणों के आयनीकृत होने के बाद नाइट्रोजन का परमाणु भार जो होता है ऑक्सीजन से अधिक हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, अल्ट्रावायलेट यूवी रेस ऐड हो जाती है। यूवी रेस के वजह से इसका परमाणु भार जो होता है ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाता है। तो जब ये इसका परमाणु भार ज़्यादा, तो इसका घनत्व तो ज़्यादा होगा, ये भारी होगा, ये नीचे बैठेगा, ऑक्सीजन फिर ऊपर मिलता है। तो इसके वजह से, यूवी रेस के वजह से ऐसा होता है। और विषम मंडल 90 से लेके 3200 किलोमीटर तक विषम मंडल होता है। अब देखिए विषम मंडल लिख लीजिए। विषम मंडल किसे कहते हैं? विषम मंडल 90 से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई को कहते हैं विषम मंडल। 90 से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई को कहते हैं, क्योंकि यहाँ गैसों का उनके परमाणु भार के अनुसार संस्तरीकरण हुआ है। क्योंकि यहाँ गैसों का उनकी परमाणु भार के अनुसार संस्तरीकरण हुआ है तथा गैसों का मिश्रण प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर वायु ना प्राप्त होकर गैसों का संस्तर है। मतलब यहाँ पर गैसों का मिश्रण प्राप्त होगा तो वही वायु कहलाएगा। तो ये वायु नहीं प्राप्त होती, यहाँ गैसों का संस्तर प्राप्त होता है। मतलब हाइड्रोजन का संस्तर, फिर हीलियम का संस्तर, उससे फिर नीचे भार बढ़ रहा है नीचे की तरफ, ऑक्सीजन का संस्तर, फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का संस्तर, फिर नाइट्रोजन का एटम का, फिर मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का संस्तर, इस तरह से संस्तर है। तो ये हो गया हमारा। अब ये हो गया, ये 90 से ये नीचे ये सम मंडल में आएगा, ये सम मंडल में। तो ये तो हमने देख लिया कि नंबर ये घनीभूत नंबर का देख लिया। घनीभूतीकरण का नियम क्या है, या अथवा घनत्व स्थिरीकरण तो हमने समझ लिया। फिर इसके बाद हमारा, अब देखिए इसमें सम मंडल में देख लेते हैं। सम मंडल में लिख लीजिए पहले, क्या है इसका, क्षोभ मंडल लिख लीजिए। क्षोभ मंडल के बारे में फिर हम आगे बताते हैं। क्षोभ मंडल लिखिए।
क्षोभ मंडल, इसको क्या कहेगा, ट्रोपोस्फियर कहा जाएगा। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस। अब देखिए ट्रोपोस ऐसे TROPOS, ट्रोपोस, क्षोभ मंडल। ट्रोपोस का अर्थ है विक्षोभ, टर्बुलेंस। विक्षोभ को क्या कहेंगे, टर्बुलेंस। ये हो गया विक्षोभ, विक्षोभ को हम क्या कहेंगे, टर्बुलेंस। तो देखिए क्षोभ मंडल में ट्रोपोस का अर्थ है विक्षोभ, ट्रोपोस का अर्थ है विक्षोभ, टर्बुलेंस ब्रैकेट में, विक्षोभ। इस संस्तर में वायु का लंबवत एवं क्षैतिज मिश्रण होता है। इस संस्तर में वायु का लंबवत और क्षैतिज मिश्रण होता है, क्योंकि क्योंकि सूर्यताप की मात्रा विभिन्न अक्षांशों पर अलग अलग है, क्योंकि सूर्यताप की मात्रा विभिन्न अक्षांशों पर अलग अलग है। यहाँ जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा एवं यहाँ जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा एवं जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तनशीलता के कारण संवहन एवं अभिवहन की क्रियाएं होती हैं तथा सभी प्रकार के मौसमी दशाओं की उत्पत्ति क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती है। क्षोभ मंडल अभी समझ लेते हैं। देखिए क्या है, ये हमने ले लिया इक्वेटोरियल, विषुवतीय, इक्वेटर ले लिया, विषुवत। ये हो गया ध्रुवीय हो गया। 0 किलोमीटर ले लिया। अब यहाँ से हम एल्टीट्यूड खींचे, यहाँ पे एल्टीट्यूड ले लिया। यहाँ से हम लोग 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखते हैं, 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और यहाँ से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 6 किलोमीटर, ये देखिए 16 किलोमीटर से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल है। ये है क्षोभ मंडल, 16 किलोमीटर से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ध्रुवों पर ये 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और विषुवतीय पर 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर हो गया। फिर यहाँ से हम ऊपर उठेंगे, यहाँ ले लेते हैं हम 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर से ये 8 किलोमीटर, 90 किलोमीटर से 8 किलोमीटर, ये क्षोभ सीमा है, क्षोभ सीमा। अब 90 से ऊपर हम 50 किलोमीटर तक लेंगे, हम 50 किलोमीटर तक, ये पूरा 50 किलोमीटर तक क्या कहलाएगा, समताप मंडल। ये पूरा समताप मंडल कहलाएगा, समताप मंडल कहलाएगा। फिर 90 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। अब इसमें समताप मंडल में हम देखेंगे 32 किलोमीटर पे ले लेते हैं, 32 किलोमीटर पे ओजोन मंडल, 32 किलोमीटर, 19 किलोमीटर से 32 किलोमीटर ओजोन मंडल बोल देते हैं, ओजोन मंडल। ये ओजोन मंडल हो गया। ओजोस्फियर, ओजोस्फियर हो गया। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहा जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर,
स्ट्रेटोस्फेयर हो गया ये समताप मंडल। 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर लेंगे हम। इससे अगर हम 50 किलोमीटर से आगे जाएंगे तो 88 किलोमीटर, यहाँ 88 किलोमीटर, ये हो गया हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल इसको बोलेंगे मेसोस्फियर। मेसोस्फियर मध्य मंडल 80 किलोमीटर, 80 से 90 किलोमीटर मध्य सीमा। 90 किलोमीटर ये ले लेते हैं हम मध्य सीमा। जी हो गया मध्य। 90 से हम ले लेंगे 3200 किलोमीटर, यहाँ पर देख लेंगे 3200 किलोमीटर। ये देखिए 3200 किलोमीटर। इसको हम दो भागों में, इसको हम 620 किलोमीटर पे लेंगे। 620 किलोमीटर से 3200 किलोमीटर में बहिर्मंडल कहलाएंगे। बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर हो जाएगा बहिर्मंडल। और ये 3200 किलोमीटर के ऊंचाई के बाद क्या आ जाएगा, मैग्नेटोस्फेयर हो जाएगा। मैग्नेटोस्फियर हो जाएगा 3200 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तो मैग्नेटोस्फियर हो जाएगा। अब देखिए 90 किलोमीटर से लेकर 3200 किलोमीटर तक इसको हम बोलते हैं तापमंडल। 90 किलोमीटर से लेकर 3200 किलोमीटर को हम क्या कहेंगे, तापमंडल। थर्मोस्फेयर बोलेंगे इसको। देखिए हम इसको सारा डिटेल में ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कुछ नहीं छूटेगा, सारा बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए, सारा भी पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे अब यहाँ से 90 से 620 किलोमीटर के बीच में कुछ संस्तर मिलते हैं, जी इसको बोलते हैं जी संस्तर। इसको फिर मिलेगा हमारा यफ एप्लीकेशन। और ये 90 से 620 को हम क्या कहेंगे, आयनोस्फीयर कहेंगे। आयनोस्फीयर कहेंगे। 90 से 620 किलोमीटर के बीच को हम आयन मंडल कहेंगे, आयनोस्फीयर। और यहाँ पर एक लाइन मिलेगा, यहाँ यफ एप्लीकेशन के नीचे ई कैनली हैवी साइड एक क्लियर मिलेगी। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए समताप 90 से लेकर, ये जो 90 हो गया, 90 से लेकर 0 km के बीच में इसको हम बोलते हैं सममंडल। हमने पहले ही आपको बता दिया, सममंडल बोलते हैं इसको। होमोस्फेयर बता दिया था ना, सममंडल 0 से लेकर 90 में सममंडल बोलते हैं। अब देखिए ये तो विभाजन हो गया। ये देखिए ये बी टाइप विभाजन है। ए टाइप विभाजन में हमने क्या पढ़ा था, गैसों का उनके घनत्व के आधार पर या उनके अथवा द्रव्यमान भार के आधार पर उनका संस्तरीकरण पढ़ा था। अब इसमें हम देखते हैं इनके क्या कहते हैं, बी टाइप उसमें देखते हैं हम। बी में क्या था, सममंडल 0 से 90 किलोमीटर। 90 के ऊपर तो हमने पढ़ लिया, 90 से लेकर 3200 किलोमीटर तक तो हमने पढ़ा। फिर 0 से लेकर 90 किलोमीटर के तक हम देखते हैं, इसके ऊपर भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। सममंडल अब क्या, तो क्षोभ मंडल में आपने लिखा था ना, देखिए इसमें क्षोभ मंडल में एक चीज़ आपने देखा होगा, 0 से 16 किलोमीटर तक विषुवत पर फैला है, जबकि यहाँ ध्रुवों पर यह 6 किलोमीटर तक ही होता है। ऐसा क्यों होता है 6 किलोमीटर तक, क्योंकि जो होता है विषुवत पर जो होता है सूर्यातप की मात्रा अधिक होने के कारण, जो विषुवत पर सूर्यातप की मात्रा अधिक होती है तो उसके कारण क्या होता है,
संवहनीय वायु धाराएं उत्पन्न होती हैं। संवहनीय वायु धाराएं हम आगे बताएंगे क्या है। संवहनीय वायु धाराएं मतलब जो संवहन करते हैं, जो हीट के कारण जो जलवाष्प होता है, संवहनीय वायु धाराएं होती हैं, जो हीट के कारण ऊपर उठती हैं, संवहनीय वायु धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो वायु के घनत्व में यहाँ कमी हो जाती है। देखिए इनका दोनों का भार जो है 6 किलोमीटर, जितना गैस का भार यहाँ पे मिलेगा उतना ही 16 किलोमीटर पर भी वायु का भार उतना ही बराबर मिलेगा। अगर ध्रुवों पर वायु का भार x है तो विषुवत पर भी वायु का भार x ही मिलेगा। परंतु संवहनीय वायु धाराओं के कारण जो इसका फैलाव है वायु का, वो आयतन इसका बढ़ जाता है। विषुवत पर इसका आयतन तो ऐसे बढ़ जाएगा ऐसे, और ध्रुवों पर आयतन छोटा हो जाता है, परंतु भार इसका जो है भार इसका बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वायु के घनत्व में विषुवत पर कमी आ जाएगी एवं आयतन में वृद्धि हो जाएगी। जबकि ध्रुवों पर क्या है, वायु ठंडी है, वायु ठंडी अधिक घनत्व वाली है, वायु ठंडी है अधिक घनत्व वाली एवं उत्प्लावित होती है, मतलब नीचे की तरफ ये बैठ जाती है, उत्प्लावित होती। तो इस यही है, लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं, लिखिए। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत पर 16 किलोमीटर, विषुवत पर 16 किलोमीटर एवं ध्रुवों पर 6 किलोमीटर होती है। विषुवत की ऊंचाई विषुवत नहीं, क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत पर 16 किलोमीटर एवं ध्रुवों पर 6 किलोमीटर होती है। क्योंकि विषुवत पर सूर्यातप की मात्रा अधिक होने के कारण संवहनीय वायु धाराएं उत्पन्न होती हैं। देखिए संवहनीय वायु धाराओं के बारे में हम सब पढ़ेंगे डिटेल में, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आगे चलकर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। संवहनीय वायु धाराएं उत्पन्न होती हैं तथा वायु के घनत्व में कमी एवं आयतन में वृद्धि के कारण होता है। जबकि ध्रुवों पर वायु ठंडी अधिक घनत्व वाली एवं अवतलित हो रही हैं, परंतु ध्रुवों पर वायु ठंडी अधिक घनत्व वाली एवं अवतलित हो रही हैं। ये हो गया। अब ये हमने बता दिया कि यहाँ पर 16 किलोमीटर तक क्यों फैला है और क्षोभ मंडल यहाँ पर 6 किलोमीटर तक ही क्यों फैला है, क्योंकि ये वायु के घनत्व जो है उसके आयतन के अनुसार, क्योंकि परमाणु भार इसका परमाणु भार क्या है, वायु का भार जो है वो तो इक्वल है, जो विषुवत पर है जितना उतना ही ध्रुवों पर, परंतु इसके आयतन में वृद्धि होने के कारण, आयतन में वृद्धि क्यों है, संवहनीय वायु धाराओं के कारण है। सूर्य की उष्मा यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो संवहनीय वायु धाराएं उत्पन्न हो रही, मतलब ये हीट के कारण ये जलवाष्प का बनना, ये वायु में जलवाष्प का बनना संवहनीय वायु धाराएं हो जाएंगी। और इसके अतिरिक्त भी है जो क्या कहते हैं, पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो अपकेंद्रीय बल एवं ध्रुवों पर अभिकेंद्रीय बल लगता है। जब ध्रुव घूर्णन करती तो ध्रुवों पर अभिकेंद्रीय बल लगता है। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के कारण भी होता है। विषुवत पर अपकेंद्रीय बल लगता है और ध्रुवों पर अभिकेंद्रीय बल सर्वोच्च होता है। तो इसलिए क्षोभ सीमा की ऊंचाई में अंतर होता है। तो लिख लीजिए। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित उत्पन्न शक्तियाँ जब पृथ्वी रोटेट करती है तो उससे उत्पन्न शक्तियाँ होती नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, बॉल को पकड़ के रस्सी में बांध के जब घूमते हैं तो उसमें अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों कार्य करता है ना। यहाँ सेंटर से जहाँ से पकड़ते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है और ये अपकेंद्रीय बल लगता है बाहर की तरफ। तो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बलों के कारण भी होता है। तो लिखिए, इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित उत्पन्न शक्तियाँ जैसे विषुवत पर
अपकेंद्रीय बल, विषुवत पर अपकेंद्रीय बल एवं ध्रुवों पर अभिकेंद्रीय बल सर्वोच्च होता है। ध्रुवों पर अभिकेंद्रीय बल सर्वोच्च होता है, अतः क्षोभ सीमा की ऊंचाई में अंतर होता है। अतः क्षोभ सीमा की ऊंचाई में अंतर होता है। ये हो गया। चलिए अब इसके बाद लिखिए और आगे लिखिए। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में ऊंचाई के साथ ह्रास होता है। क्षोभ मंडल में तापमान में ऊंचाई के साथ ह्रास होता है, जिसे पर्यावरणीय ह्रास दर या सामान्य ह्रास दर नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। जिसे पर्यावरणीय ह्रास दर या सामान्य ह्रास दर नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, जो 6.1 डिग्री पर किलोमीटर क्या है 6.4 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर या 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर होता है। 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर या 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर होता है। अब देखिए इसमें ऊंचाई के साथ तापमान के घटने के कारण ऊंचाई के साथ तापमान क्यों घटता है, इसके कारण देखिए। अब इसमें लिख लीजिए ऊंचाई के साथ तापमान के घटने के कारण। लिखिए ए नंबर डाल के ऐसे लिखिए ए। इसमें लिखिए वायु घनत्व में कमी जिसके कारण ऊर्जा का लंबवत स्थानांतरण तापीय या उष्मीय ऊर्जा में कमी होती है। देखिए वायु घनत्व में क्या है, पार्टिकल इसके वायु के अगर ये गैसों के मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने में क्या होगा, ये अधिक गर्म होगा पास पास, परंतु अगर दूर दूर वायु के वो रहेंगे तब एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने में हीट ट्रांसफॉर्म करने में लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तब वायु घनत्व में अगर कमी आएगी तो क्या होगा, ऊर्जा का लंबवत स्थानांतरण होगा। तापीय उष्मीय ऊर्जा है जो हीट है उसका क्या होगा, लंबवत स्थानांतरण, उसमें भी कमी आएगी ना। तो वही बता रहे हैं कि वायु घनत्व में कमी जिसके कारण ऊर्जा का लंबवत स्थानांतरण में कमी होती है। ऊर्जा का लंबवत स्थानांतरण में ब्रैकेट में लिख लीजिए तापीय और उष्मीय ऊर्जा के ब्रैकेट बंद करके कमी होती है। बी में लिखिए बी। क्षोभ मंडल का तापन दीर्घ तरंगीय पार्थिव विकिरण से होता है। ना कि सूर्य से प्रत्यक्ष किरणों से। देखिए क्षोभ मंडल, ये है क्षोभ मंडल हमारा, ये क्षोभ मंडल। तो सूर्य के विकिरण जो आते हैं इससे ये अधिक गर्म नहीं होता क्षोभ मंडल, क्योंकि ये अत्यधिक हलचल होती है यहाँ पे क्षोभ मंडल में। यहाँ पर अत्यधिक गर्म पार्थिव विकिरण से जो पृथ्वी के द्वारा ट्रांसफर की गई ऊर्जा को, जो भेजी गई ऊर्जा को, जो पार्थिव विकिरण के द्वारा जो यहाँ पे दीर्घ तरंग होती है, दीर्घ तरंगों के द्वारा यह अत्यधिक गर्म इसलिए होता है क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ये गैसें इस एनर्जी को बाहर नहीं जाने देती, ये क्षोभ सीमा के अंदर ही रह जाती है एनर्जी। तो क्षोभ मंडल का तापन दीर्घ तरंगीय पार्थिव विकिरण से होता है, ना कि सूर्य से प्रत्यक्ष किरणों से जो इससे नहीं होता। अब सी नंबर में लिखिए जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा का स्थानांतरण 600 मीटर से अधिकतम 5.0
किलोमीटर तक ही होता है। जलवाष्प ऊष्मा का गुप्त जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा का स्थानांतरण, जो जलवाष्प होता है उसकी गुप्त ऊष्मा का स्थानांतरण, जलवाष्प की जो हीट होती है उसका जो गुप्त ऊष्मा होती है, जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा का स्थानांतरण 600 मीटर से अधिकतम ये 5.6 किलोमीटर तक ही होता है। तो ये अत्यधिक गर्म इसलिए होता है क्षोभमंडल क्योंकि ये 16 किलोमीटर तक है। यहाँ पर ये पृथ्वी के कारण भी हो रहा है, कुछ सूर्य से भी होता है कुछ, पर अधिकतर ये पृथ्वी के ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण भी हो रहा है। और इसके बाद वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा के कारण भी हो रहा है। तो ये हो गया। लैप्स रेट हम बताएंगे। लैप्स रेट इसके आगे वाला टॉपिक है। लैप्स रेट क्षोभमंडल के बारे में आपको हम थोड़ा समझा देते हैं क्षोभमंडल क्या है। देखिए क्षोभमंडल हमने क्या बोला था कि क्षोभमंडल क्या है। क्षोभमंडल एक ट्रोपोस्फियर, ट्रोप्स का अर्थ क्या है, एक विक्षोभ है, मतलब टर्बुलेंस है। इसमें वायु का क्या होता है, लंबवत होता है और क्षैतिज मिश्रण होता है। वायु का लंबवत और क्षैतिज मिश्रण होता है संस्तर में, जो वायु के जो संस्तर में क्षैतिज और लंबवत मिश्रण होता है। और विभिन्न अक्षांशों पर, चूंकि विभिन्न अक्षांशों पर सूर्यताप की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर कहीं पर ज़्यादा होगी, कहीं पर कहीं किसी अक्षांश के किसी भाग पर ज़्यादा होगी जहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही होंगी, जहाँ पर तो वहाँ पर इसका तापमान ज़्यादा होगा, सूर्यताप की मात्रा ज़्यादा होगी, अक्षांशों पर अलग अलग होती। तो इससे क्या होता है, गुप्त ऊष्मा एवं जलवाष्प। अब अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। संवहन की क्रियाएं हैं, अभिवहन की क्रियाएं भी होने लगती है इसमें। फिर इसी में क्या होता है, क्षोभमंडल में ही आंधी तूफान वर्षा ये सारे चीज होने लगते हैं। कहीं पर यह संवहन होने लगेगा, संवहन होने लगे सूर्यताप की मात्रा की वजह से। फिर कहीं पर यह अभिवहन होने लगेगा, वायु का अवतलन होने लगेगा। तो यही सब है क्षोभमंडल के मौसमी दशाओं की उत्पत्ति। क्षोभमंडल के अंतर्गत मौसमी दशाओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर ये लेक्चर हुआ आपका, ये लेक्चर फिनिश होता है। अब इसके बाद का लेक्चर क्या है, लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या है इसके बारे में हम बताएंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। ये ज्योग्राफी क्लास आपकी कंप्लीट ज्योग्राफी की क्लास चलेगी। इसके बाद टारगेट है पॉलिटी की क्लास, इकोनॉमिक्स और अन्य सब्जेक्ट की क्लास ले पाएँ। थैंक यू वेरी मच।